नऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। प्रोग्राम सियासी शतरंज में आपको वेलकम कहूँगा। अंग्रेजी का बड़ा मशहूर मुहावरा है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सियासी शतरंज में भी तारीख अपने आप को दोहरा रही है, क्योंकि हमने तारीख से सबक जो नहीं सीखा और जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती वो तबाही की तरफ गामजन हो जाती हैं। हम जानते हैं कि माजी की तरह एक बार फिर मुल्क की दो बड़ी सियासी पार्टियां आमने सामने नजर आ रही हैं और दोनों जानिब से एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कल के इत्तेहादी खुलकर इख्तलाफात का इजहार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई नून लीग का बोझ है, कोई इत्तेहादी ये बोझ नहीं उठाएगा। निगरां हुकूमत में तमाम तर तरक्याती फंड्स नून लीग को दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी फरमाते हैं कि कोई चाहे ना चाहे इलेक्शन तो होंगे, 90 नहीं तो 120 दिनों में जरूर होंगे। और ये भी कह डाला कि दीवार पर लिखा है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। नून लीगी क़यादत भी इजलास पर इजलास लंदन में बुला रही है और अब शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ जाएंगे। अब देखना यह है क्या वाकई नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आएंगे या नहीं। जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सियासी रसाकशी जारी है, वहीं तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है, खत्म लेने का नाम नहीं ले रही हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में पीटीआई दौर के 4 वफाकी वज़रा को नायब ने तलब कर लिया है। फैसल वाडा, अली जैदी, फरोग नसीम और खालिद मकबूल सिद्दीकी को 14 सितंबर को नायब में पेश होना होगा। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक तोशाखाना केस और साइफर केस के बाद अलकादिर का ट्रस्ट केस को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि चेयरमैन पीटीआई के गिर्द घेरा तंग रहे और उन्हें जगह ना मिले। अब देखना यह है कि इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। सियासी मामलात से हटकर अगर मुआशी मामलात की बात की जाए तो जो काम इदारों को 70 साल पहले करना चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो आज शुरू हो चुका है। करेंसी और तेल के बाद अब चीनी, खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट भी वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। रिपोर्ट में गंदम की स्मगलिंग में मुलव्विस 592 जखीरा अंदोजों की निशानदेही की गई है, जबकि रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ यह भी किया गया है कि पंजाब के 272, सिंध में 244 और केपी में 56 सरकारी एहलकार एक्चुअली स्मगलर्स बन चुके हैं, जो कि मुकम्मल मुआवनत फराम कर रहे हैं स्मगलर्स को। हजारों की तादाद में बिजली चोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, जो कि इंतहाई खुशाइंद इकदाम है, लेकिन इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन सवाल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सवाल ये है कि इस बात की गारंटी कौन लेगा, कौन इस बात को यकीनी बनाएगा कि ये चोर चंद माह बाद दोबारा अदालतों से रिहा होकर इसी काम पर नहीं लग जाएंगे, यही लूटमार चोरी दोबारा शुरू नहीं हो जाएगी। यकीनन सियासी और मुआशी बात तो हम कर ही रहे हैं, मुआशरत का भी जिक्र करें तो सिंध का सहरा थर पार कर, जहां से पहले सिर्फ ये बातें सुनने में आती थी कि पानी की किल्लत है, पानी कम है, साफ पानी नहीं है, आज वो मुल्क में सबसे ज्यादा खुदकुशियां करने वाला इलाका बन चुका है। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात सियासी मंजरनामे पर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तजा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तजा साहब, आपके कीमती वक्त। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर तारीख याद आ गई, जब पुराना दौर हुआ करता था और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने होते थे, दो ही जमातें होती थी। आप लोग जब साथ थे हुजूर तो उस वक्त आप ऐसी बातें नहीं करते थे, अब जब अलहदा हो गए हैं तो फिर हालात बदल गए हैं। क्या वजह आप समझते हैं, उस वक्त आप क्यों नहीं कहते थे जब आप पावर में थे इनके साथ? मुर्तजा साहब। बहुत शुक्रिया जी। हम यकीनन कहते थे, शायद आप सुनते नहीं थे। ठीक, आप हमारी वो सारी प्रेस टॉक्स निकाल कर देख सकते हैं, उसमें जो गलत होता था हम गलत कहते थे। हमने आज भी कोई ऐसी बात नहीं की कि उनसे जुदा होने वाली, या हम कोई आज एक दूसरे के दस्तों गिरेबान नहीं है। आज हमारा एक आईनी मुतालबा है कि इलेक्शंस जो हैं वो अपनी आईनी मुद्दत में हो। इसके अलावा हमने कौन सा ऐसा कोई बयान दिया है या कोई इकदाम किया है या कोई ऐसी सियासी जंग छेड़ दी है जिसके लिए पीएमएलएन जो है वो उस पे उन्हें बुरा महसूस हुआ है। ये मुतालबा हमारा ईसीपी से है कि वो आइन के मुताबिक आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शंस करवाएं। अगर उसमें पीएमएलएन शामिल हो जाती है और उनके स्पोक्स पर्सन बन के जवाब देना शुरू करती है तो हमारी तरफ से तो जंग नहीं है। हम तो आज भी पुरअमन तौर पे इलेक्शंस मांग रहे हैं। इलेक्शन मांगना तो कोई ज्यादती नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपका आईनी हक है हुजूर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बड़े जरदारी साहब कहते हैं हल्का बंदियों का इंतजार कीजिए, होना जरूरी है। बिलावल साहब कहते हैं 90 दिन में नहीं तो 120 दिन में इलेक्शन होने चाहिए।
ये तजाद क्यों है हुजूर? कोई इख्तलाफात हैं कि बाप बेटे के दरमियान? देखिए देखिए, कोई ऐसा इख्तलाफ मौजूद नहीं है। ये अपनी-अपनी राय होती है और चेयरमैन जो हैं वो पार्टी के चेयरमैन हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो को-चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनका आपस में जो वालिद और बेटे का रिश्ता है, वो अपनी जगह पे है और उसका एहतराम भी अपनी जगह पे है। लेकिन एक राय रखना, मेरा ख़्याल है वो कोई इतना बड़ी बात नहीं है। वो इख्तिलाफ़ राय तो भाइयों में भी हो सकता है, बाप-बेटे में भी हो सकता है। लेकिन उस इख्तिलाफ़ राय का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ज़रदारी साहब कोई और लाइन ले रहे हैं और बिलावल साहब कोई और लाइन ले रहे हैं। दोनों आईनी मुतालबा कर रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है फैसलों का, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक फोरम मौजूद है सीईसी का, उसके मुताबिक ही फैसले होते हैं और उसी पे अमल दरामद होता है और इंशाअल्लाह ताला जुमेरात को 14 तारीख को ये अबहाम भी दूर हो जाएगा कि उनमें कोई इख्तलाफ है भी या नहीं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल फैज साहब का एहतसाब होना चाहिए और इदारों को चाहिए कि वो खुद उसका एहतसाब करें। तो क्या आपको लगता है ये एहतसाब इस मुतालबे से ही होगा या फिर आप जब पावर में आएंगे फिर करेंगे? इंशाअल्लाह ताला जी एहतसाब सबका होना चाहिए। कोई उससे मावराए जो आइन है वो कोई नहीं है, सारे इस आइन के ताबे हैं और एहतसाब तो सबका होना चाहिए। उसमें जर्नैल भी आते हैं, जजेस भी आते हैं, उसमें पार्लियामेंटेरियंस भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, सिविल सोसाइटी भी आती है। एहतसाब तो सबका होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जनरल फैज साहब का भी अगर हो जाए तो क्या हर्ज है? यानी कि आपकी कह रहे हैं कि आपके आने वाले इलेक्शंस के मंशूर में ये होगा कि एहतसाब किया जाए जर्नैलों का और जजेस का? देखिए, ये मंशूर जो है ये अपने अभी तैयार हो रहा है और हम इंशाअल्लाह ताला उसमें देखेंगे। मंशूर में जो चीज़ फाइनल होगी वो भी हमारी सीईसी करती है और हमारी वो जमात का फैसला होगा। अगर उसमें हुआ तो हम ज़रूर करेंगे और बाकी मंशूर आएगा तो सबके सामने होगा। सर, जो मुल्क में मौजूदा एहतसाब का अमल जारी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतसाब हो रहा है, क्या आपको लगता है सही हो रहा है? आप मुतमईन हैं? तहरीक इंसाफ का अभी तक कोई एहतसाब नहीं हुआ। अभी तक तो वो अपनी ऑपोजिशन के हनीमून पीरियड में हैं। अभी तक तो वो एन्जॉय कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये एहतसाब इसी तरह ही चलता है। अभी तो उन्हें आगे चल के देखना पड़ेगा कि वो ऊँट किस करवट बैठता है। जो एहतसाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो करैक्टर असैसिनेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुई है, जो हमें सड़कों पे असैसिनेट किया गया है, जो हमें फांसियों पे लटकाया गया है, जो हमें कोड़े और काल कोठरियाँ देखनी पड़ी हैं, अभी तक तो उनके इब्तदाई मराहिल हैं। अभी तक तो वो इसी चक्कर में है कि हमें गद्दा नहीं मिला और हमारी बेटर क्लास नहीं हुई और हमारा ये नहीं हुआ। अभी उन्हें एहतसाब का सामना करना ही नहीं पड़ रहा। जब एहतसाब का सामना करेंगे, तो फिर देखेंगे। हुजूर, एहतसाब की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे हल्के ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का अपना एहतसाब शुरू होने वाला है। सिंध के अंदर ऑपरेशन शुरू होने वाला है। खबरें ये जंग में हम आए रोज़ देख रहे होते हैं कि जब स्टॉप लिस्ट के अंदर इजाफा होता जा रहा है, नामों की फहरिस्त के अंदर, उसमें पीपल्स पार्टी के करीबी ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी हैं। उसकी तैयारी मुकम्मल है हुजूर? ये कोई नई बात नहीं है जी। ये हर इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होता है यानी और आप एक कंफर्म कर रहे हैं कि ये होने जा आपकी रहा है, ऑपरेशन होने जा रहा है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये होने नहीं जा रहा, ये हो रहा है। हो रहा है आप अगर ऑपरेशन। सिंध में देखें, सिंध के डोमिसाइल पे और फैसले होते हैं, पंजाब के डोमिसाइल पे और फैसले होते हैं। और जिस तरीके से वफाकी हुकूमत के अंदर अपने बैरोक्रेट्स को, साबिक बैरोक्रेट्स को जिन जिम्मेदारियों से ओहदा दिए जा रहे हैं, वो भी सारों के सामने है और जो सिंध में हो रहा है वो भी सबके सामने है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि एहतसाब सबका होना चाहिए। करैक्टर असैसिनेशन किसी की भी नहीं होनी चाहिए। आप जो किसी के किरदार को इतना दागदार कर देते हैं कि उसे अदालतें भी बेगुनाह कर दें, बाइज्जत बरी कर दें, तो फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं होता कि ये उस एहतसाब के प्रोसेस से गुजर के आया है और इसके साथ क्या गुजरी है। जिस तरीके से
सिंध के पार्लियामेंटेरियंस को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस को, जिसमें शाजिया मरी साहबा आती हैं, जिसमें मुकेश चावला साहब आते हैं, जिसमें दीगर लोग आते हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर उनकी पगड़ियां उछाली गई, उनको उन पे इल्जामात की बौछार की गई। कौन कर रहा है सर ये सब कुछ? कौन कर कौन रहा है सर? ये मालूम पड़ा कर कौन रहा है? देखिए देखें, ये मैं कुछ किसी का नाम लूंगा तो कबल अज़ वक्त है। हम भी उस पे अपनी काम कर रहे हैं कि ये इसके असल जो मुहर्रिकात हैं वो सामने आने चाहिए, और हम उन इदारों से भी मुतालबा कर रहे हैं जिन इदारों का नाम लेकर ये कहा जा रहा है कि फलां इदारे ने छापा मारा और उन्होंने पकड़ लिया एस्टेब्लिशमेंट की और बात कर रहे हैं। 97 अरब पकड़ा गया और इतने अरब। तो हम उनसे भी ये तवक्को करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए इस चीज की तरदीद करेंगे कि हमने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई चीज पकड़ी गई है, और अगर कोई चीज पकड़ी गई है तो फिर वो किस खजाने में दाखिल जमा करवाई गई है, फिर सर उससे मुल्क का कर्जा क्यों नहीं उतरता, फिर उन पैसों से इकोनॉमी बेहतर क्यों नहीं करते। राइट सर, हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं उनसे। पकड़ा बहुत कुछ जा रहा है इस वक्त मुल्क में सर। मुल्क की तारीख में पहली बार बहुत बड़े पैमाने पे बिजली के चोर पकड़े जा रहे हैं, जखीरा अंदोज मुनाफाखोरों को पकड़ा जा रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहकामात के तहत जो इस वक्त कार्रवाई मुल्क में चल रही है, क्या आप समझते हैं कि ये बेहतरीन इकदाम है? क्योंकि आपने महंगाई का सारा इल्ज़ाम तो इसाक डार साहब के ऊपर डाल दिया था आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जो आर्मी चीफ के इकदाम हैं उनके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, आर्मी चीफ के जो इकदामात हैं, मेरा ख्याल है ये उनका काम नहीं था। उनको भी ये मौका दिया जा रहा है कि वो ये करे, लेकिन अच्छा काम है। ये किसी तासुब की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, ये बिला तफरीक होना चाहिए, और जो चोर हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन उसमें जिन लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उस पे भी आर्मी चीफ को नोटिस लेना चाहिए, और आर्मी चीफ को ये देखना चाहिए कि ऐसे लोग भी आज भी मौजूद हैं जो किसी भी अच्छे काम के साथ साथ अपने जो इंतकामी कार्रवाई है उसका भी निशाना लोगों को बनाया जाता है। हुजूर वाला जो सियासत के बड़े बड़े फैसले हम जानते हैं गुज़िश्ता 1-1.5-2 सालों में अदालतों में होते रहे हैं, और अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक जा रहे हैं उमर अता बंदियाल साहब, और नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं काजी फायज ईसा साहब। आप कैसे देखते हैं इस बड़ी तब्दीली को? देखिए, इस तब्दीली से आम आदमी को कोई सरोकार नहीं है। हम अपनी अदलिया से ये तवक्को करते हैं कि वो बेहतर फैसले करे, और उनका जो इंसाफ है, उनका जो फैसले हैं, उसके लिए किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उनके फैसले बोले कि वो दुरुस्त हैं और ये तारीखी फैसले हैं। हम आने वाले नए चीफ जस्टिस साहब को या जाने वाले को हम किसी पे ये तनकीद नहीं करते कि वो क्या करके जा रहे हैं और आने वाला क्या करेगा। हम उनसे यही तवक्को करते हैं कि जो अदल की रिवायात हैं उनको बरकरार रखते हुए वही अदल इंसाफ होना चाहिए जो होना चाहिए। पिछले 1.5 साल में अदल हुआ था सर वैसे आपकी नजर में? देखिए, ये वो अब जा रहे हैं, उनसे मैं तो जाने वालों के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता। उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, तारीख का हिस्सा है, तारीख उन्हें याद करती रहेगी। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो आपने समझ लिया, उनसे जान लिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है। क्या वाकई अगले महीने 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, या फिर इस डेट में एक्सटेंशन आएगी? जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सियासी शतरंज। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां शहबाज शरीफ साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ने आज ये ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब 21 तारीख अगले महीने को आ रहे हैं। यकीनन बड़ी अहम पेशरफ्त है। बहुत सारे सियासी मुबस्सिरीन तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि इस तारीख के अंदर भी एक्सटेंशन की तवक्को की जा सकती है। हो सकता है कि इस 21 तारीख जैसे करीब आए कुछ और डेवलपमेंट्स ऐसी आ जाएं जिसके बाद नवाज शरीफ साहब को अपना स्टे लंदन में मजीद एक्सटेंड करना पड़े, क्योंकि इलेक्शंस 90 दिनों में किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ बार बार बबांगे दोहल दोहराया है कि 90 से 120 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, जो कि आइन की
मुताबिक है। यकीनन डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा गौस मोहम्मद नियाजी साहब। नियाजी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे कंडोलेंसेज एक्सेप्ट करें। बड़ी अफसोसनाक खबर हमारे पास आई कि आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मकबूल साहब जहान फ़ानी से कूच कर गए, हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। यकीनन वो बड़े अच्छे एक लीडर थे, बड़ी मेहनत करते थे नून लीग के इमेज के लिए। कुछ एक याद उनकी अगर आप शेयर कर दें तो फिर हम सियासी गुफ्तगू करें। जी, राना साहब 2018 में बने थे सेनेटर। और ये राना साहब की हिस्ट्री तो आपको पता है कि वो पुलिस में उस वक्त एसपी होता था, डीआईजी और आईजी सिंध भी रहे। तो उनसे हम बड़े वो इस्तीफादा हासिल कर पुलिस के मामले में, स्पेसिफिकेशन के मामले में हम उनसे बड़ा जो इस्तीफादा हासिल करते थे और बड़ा पुलिस का तरीक़ाकार जो इंक्वायरी का होता है उससे बड़ा हमने सीखा उनसे। ग्रेट। और पूरी मैं तो दुआ करूंगा हुजूर उनके लिए भी, और अपने व्यूअर्स से भी दुआ करूंगा कि उनकी ताज़ियत के लिए दुआ करें। यकीन अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हुजूर वाला, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से भी हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्जा साहब थे। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि सारी महंगाई की जो इस वक्त अजाब हमारे मुल्क में आया हुआ है, हर पाकिस्तानी जिससे मुकाबला कर रहा है, वो मुस्लिम लीग नून की वजह से है, वो इसहाक डार की वजह से है, वो मुस्लिम लीग नून की दोगली पॉलिसीज की वजह से है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप हुजूर? अब देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही अभी बाप बेटा में लड़ाई शुरू। मुझे तो लगता है बाप बेटा एक पेज पे नहीं है। जरदारी साहब कहते हैं कि बिल्कुल प्रोलांग कर दें और पटियाला साहब खुद कहते हैं कि ये पहले इलेक्शन होने चाहिए। तो अपने घर में भी जिनके कोई मसाइल हैं शायद, तो बजाय इसके कि हम पे तनकीद करें। देखो, जो कौन सा कॉमन इंटरेस्ट में पीपल्स पार्टी वो जमात है जिससे सबसे पहले ये नारा लगाया कि जी मरदमशुमारी जो है, नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन किए जाएं। क्योंकि वो 17 की मरदमशुमारी पे मुतमईन नहीं थे। वो कहते थे कि हमने सिंध के लोगों को सही गिना नहीं किया। तो ये जो मरदमशुमारी अब 23 में हुई है, इस पे तमाम हम मुतमईन हैं। बल्कि सिंध की बाकी जमातों ने भी इस पर एतमाद का इज़हार किया। इसलिए इलेक्शन हमने उसको जो है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इस मरदमशुमारी को रेक्टिफाई किया ताकि इसी पर हल्का-बंदियाँ और इलेक्शन किया जा सके। बल्कि हमने तो इलेक्शन कमीशन को भी दरख्वास्त की कि आपके जो अगरचे आईनी तौर पर आपको 120 दिन के अंदर करना होता है, तो काइंडली आप थोड़ा 15 से इलेक्शन जल्दी होने के चांस हो गए हैं। और इंशाल्लाह हमारा जो हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, हम इंशाल्लाह फरवरी में इलेक्शन कराएंगे और इसके बाद सेनेट के इलेक्शन भी होंगे। क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और राइट सर। मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराने की, कि इस पे तमाम सियासी पार्टी को इत्तेफाक है। चूंकि इत्तेफाक है, इस पे जो इलेक्शन होंगे तो किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि हमारी आबादी कम शो की गई थी, इस रिजल्ट नहीं मानते या कोई और वजह। तो इस पे ज्यादा चांस है कि लोग इसको रिजल्ट को मानेंगे। तो ये लेकिन भी सर, तारीख गवाह है, जब भी कोई पार्टी हारती है तो वो रिजल्ट को मानती नहीं है। सर, ये बताइए, क्या आप इस बात का एतराफ़ करेंगे नियाजी साहब कि जो आपके वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब नहीं कर पाए, जो आपके वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर पाए, जो आपके वजीर आज़म और मुल्क के वजीर आज़म PDM के वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं कर पाए, वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कर दिखाया है। डॉलर नीचे आ रहा है, मार्केट्स में अच्छा रुझान आ रहा है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, चोरों को, बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है, जखीरा अंदोजों मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। क्या आप एतराफ़ करेंगे कि यह आपकी नाकामी थी कि आप इनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं कर सके और आप एक मुआशी प्लान सामने नहीं ला सके? और क्या आने वाले इलेक्शंस में ला पाएंगे सर? बिल्कुल किसी हद तक आप कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास 10-12 पार्टियां थी। हर पार्टी का अपना एक विजन होता है। वो होता है 10-12 बंदों को साथ लेके चलना एक बड़ा मसला ज़रूर होता है। और आपको पता है कि जितने माफियाज होते हैं उसके कुछ ना कुछ सियासी पार्टियों में रूट्स हैं। अब लेकिन जो आर्मी चीफ क्या साहब आपकी कर रहे पार्टी में भी इन माफियाज के रूट्स हैं सर? सर, हमें पाकिस्तान की सियासी पार्टियां ज़रूर कोई ना कोई मैं नहीं ये कहता कि हम पाक हैं, हमारी पार्टी में ज़रूर होंगी। लेकिन जो चीफ साहब कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, बैकअप करते हैं। लेकिन ये इन द लॉन्ग रन ये इसका हल नहीं है। ये जल्दी जितना जो जो उसके पास टाइम मिला है, अब 3 महीने 4 महीने उस पे करके
इसको कंटिन्यू करने के लिए या इन द लॉन्ग रन चलाने के लिए सियासी पार्टी, सियासी सपोर्ट चाहिए होगी, सियासी माहौल चाहिए होगा, जमहूरी होगा, इलेक्शन चाहिए होगा कि एक मुंतखब हुकूमत आके जो अभी उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं उनको आगे कंटिन्यू करे, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ऐसे करना वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि एक मौका फिर ऐसा होता है, ये माफिया जो होते हैं, फिर जब आते हैं तो फिर अवाम और ये एस्टेब्लिश आमने सामने होते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आर्मी चीफ सब कमिटेड हैं कि राइट इलेक्शन सर। होंगे। सर और ये पाकिस्तान बताइए पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, एक पेज पे हैं। आप लोग इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? जी, हम भाग तो नहीं रहे, अगर महीना लेट कर रहे हैं हम तो ये कि नई हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन ने की है। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करी है डेट, हमने तो लेकिन सर बहुत सारे कानूनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत के पास आईनी इख्तियार है डेट अनाउंस करने का। नहीं, मेरे ख्याल में मॉरली ये नहीं कह सकते साहब, क्योंकि जो कानून असम्बली में पास किया था और जिस कानून के तहत हमने इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दिए थे, उस पे सदर साहब ने खुद साइन किए। यानी कि अपने इख्तियारात जो है सदर साहब ने खुद सरेंडर किए कि बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन का है। बाकी कितने बिल वो उन्होंने वापस भेजे, लेकिन ये बिल उन्होंने पास किया, इस पे साइन किए। तो सदर साहब मेरे ख्याल में मॉरली बाउंड हैं कि इलेक्शन कमीशन को कहें अगर इलेक्शन अगर 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 न्याजी साहब सदर साहब ऐलान कर देते हैं इलेक्शन की तारीख का 90-120 दिनों में, तो क्या नवाज शरीफ साहब जल्दी आ जाएंगे या वो 21 को ही मेंटेन रखेंगे, वेट करेंगे लास्ट मिनट तक कि ऐलान हो जाए तारीख का फिर मैं सवार हूं जहाज पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सदर साहब अगर करें भी सही तो फिर ज़ाहिर है मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट पे इतनी जल्दी भी एक दिन में तो फैसला होता नहीं है, उस पे 15-20 महीने लग जाता है। तो वो मेरे ख्याल में सदर साहब ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, अगर लेना हो तो अब तक ले चुके होते। अब तो अगर करते हैं तो मेरे ख्याल में मॉरली अब खुद वो एक्सटेंशन पे हैं, और मेरे ख्याल में उनको ऐसे स्टेप नहीं लेना चाहिए, उनकी मियाद खत्म सर हो चुकी है। नून लीग की क़यादत इस वक्त सियासी मंजरनामे से, सियासी शतरंज के एक बिसात से कुछ गायब सी नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रोज जलसा कर रहे हैं, अवाम के दरमियान नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मिसिंग है, नवाज शरीफ साहब मिसिंग है, मरियम नवाज साहिबा भी काफी एक्टिव नजर नहीं आ रही हैं। क्या कोई खौफ है, कोई डर है, कोई वजह है तो बताइए हुजूर। ये ऐसी बात नहीं है, मरियम साहब एक्टिव हैं, आप रोजाना देखें कि रोजाना वो रब्ता है। मैं चूंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मुझे पता है रोजाना कोई ना कोई रिपोर्ट हमसे तलब कर रही होती हैं कि क्या क्या पोजीशन है, क्या एक्टिविटी सर है। रिपोर्ट तलब करना, अवाम के दरमियान होना, बहुत फर्क है सर। नहीं, हाँ, आपने देखा नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर पीपी के हल्के में जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, और सर चीफ जस्टिस का आखिरी हफ्ता है, फिर से सोच लीजिए 21 तारीख फाइनल है नवाज शरीफ साहब के आने की। नहीं, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं कि चीफ जस्टिस जो भी हो, हमने आके तो फिर भी आइन का कानून का सामना करना है ना जी। हम तो किसी डर से या सजा से भागने वाले नहीं है। मियां साहब को 18 में सजा सुनाई गई थी, तो वो चाहते तो लंदन बैठ सकते थे, लेकिन अपनी बीमार वो बेगम को छोड़कर पाकिस्तान आया। तो हम इससे डरने वाले नहीं है। हमारा जो कानूनी तरीक़ेकार अवेलेबल होगा, जो कानूनी हम जहाँ उसमें कोर्ट में जाएंगे और उसके लिए हिफाजती ज़मानत लेंगे, और उसके बाद फिर वीसा पाएंगे। अगर कोर्ट कहती है कि कोर्ट अगर जमानत कैंसिल करती है तो वो जेल में जाएंगे। गौस जेल में मोहम्मद पहले न्याजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा थे और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, अदालतों का सामना करेंगे, बेल कैंसिल होगी, जेल जाना पड़ा तो भी नवाज शरीफ साहब तैयार हैं जेल जाने के लिए। अब देखना यह है कि 21 तारीख फाइनल होती है या नहीं, कोई रद्द बदल होगा, एक्सटेंशन ली जाएगी इस डेट में या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे हम थर पारकर को, मुल्क में बढ़ती खुदकुशियों को। हमारे साथ में ख़वातीन और हज़रात, दीन इस्लाम में खुदकुशी हराम है और ये वाज़े तौर पर मैसेज हमें मालूम है, लेकिन फिर भी अफसोस के साथ हम देख रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुदकुशी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इसमें हमारा क्या किरदार है, हमें क्या करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे लोगों को हम समझा सकें। बर वक्त तशख़ीस हो चुके अमराज की, मुश्किलात की, मसाइल की, क्योंकि यकीनन मुश्किलात बहुत सारी हैं, घुटन का माहौल है, बाज़ औक़ात घरेलू नाचाकी की वजह से भी ऐसे वाक़यात रुनुमा होते हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें सबका ख्याल रखना है एज ए सोसाइटी, क्योंकि सियासत, मईशत और मुआशरत
इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए जब तक इन तीनों के मसाइल हल नहीं होंगे हम इन प्रॉब्लम पर काबू नहीं पा सकेंगे। ये बात जानकर आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खुदकुशियां सरे फहरिस्त जो एरिया है वो एक बहुत रिमोट इलाका है सिंध का, थरपारकर। यकीनन आप भी हैरान हुए होंगे सोच करके सबसे ज्यादा खुदकुशियां थरपारकर में होती हैं और 2022 में 129 खुदकुशियां वहां पर हुई हैं और जो कि यकीनन बढ़ रही हैं मुसलसल कंटिन्यूसली। एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की, उस पर नजर डालते हैं, फिर गुफ्तगू करेंगे। जफर अब्बास हमारे साथ हैं, पहले रिपोर्ट देखिए। सिंध का जिला थरपारकर मुल्क में खुदकुशी की शरह में सरे फहरिस्त आ गया। तहकीकाती रिपोर्ट के आदाद शुमार ने तहलका मचा दिया। आखिर बढ़ते खुदसोजी के वाकयात में इजाफे का सबब क्या है और इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? SSP ऑफिस थरपारकर के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक साल 2022 में 129 खुदकुशी के वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि 2021 में ये तादाद 121 थी। दूसरी जानिब 2021 से अब तक 15 से 30 साल की उम्र के 4 जोड़े भी मुश्तरका खुदकुशी कर चुके हैं। साल 2022 में भी थरपारकर में मुबैना तौर पर 70 खवातीन और 59 मर्दों ने खुदकुशी की। ज्यादातर खवातीन के खुदकुशी की वजह सरकारी रिकॉर्ड में महज घरेलू मसाइल दर्ज की गई। इस इलाके की खवातीन को शदीद मुशक्कत भरी जिंदगी बसर करना पड़ती है, जिसके नतीजे में इनके जहनी तनाव में शदीद इजाफा हो जाता है, जबकि खवातीन को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाना भी मामूल की बात है। माशी मसाइल का अंबार भी खुदकुशियों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। साल 2023 में माशी मसाइल से तंग एक शख्स ने नीम के दरख्त से खुद को लटका लिया क्योंकि इसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक थरपारकर में 87% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुशी के 80 से 90% वाकयात मिट्टी से दूर देहातों में होते हैं, जहाँ लोगों को दिमागी सेहत के अलावा बुनियादी सेहत की सहूलियात भी मयसर नहीं। जिला पुलिस के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल भी थरपारकर में अगस्त 2023 तक खुदकुशी के 75 वाकयात पेश आ चुके हैं, जो कि अरबाब इख्तियार के लिए लम्हा फिक्रिया है। बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं सैयद जफर अब्बास, JDC के रूह रबा हैं, सरबराह हैं और समाजी कारकुन हैं और बड़ा काम करते हैं। जफर साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त का। क्यों हम इस नहज पर आ पहुंचे हैं सैयद जफर अब्बास, पहले तो यह सवाल पूछूंगा और दूसरा सवाल पूछूंगा कैसे हमें आगे बढ़ना है और कैसे इन लोगों को बचाना है खुदकुशियों से। देखिए, मैं इस वक्त जो सूरत हाल है इसके लिए 3 साल से चीख रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। जिस वक्त कुकिंग ऑयल जिसकी मार्केट में 1 लीटर के प्राइस 155 रुपये थे, जब वो बढ़ना शुरू हुआ 155 से 200, 250, 300, 350, 400, 500, 550, 600 रुपये लीटर कुकिंग ऑयल 1 साल में। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, लोग कैसे जिंदा रहे? मैंने गुज़िश्ता रोज 1500 रुपए का लीटर लिया एक लोकल कंपनी का। जफर, अभी आप बताएं ना, फिर लोग किधर जाएं? अगर आपने 1500 रुपये का लीटर कुकिंग ऑयल लिया है तो अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी महीने का कंजम्पशन, बच्चे अगर दाल और सब्जी खा रहे हैं 12 लीटर है, तो ये कितने का हो गया? 17 साढ़े 17 हज़ार रुपये का कुकिंग ऑयल। और एक आम आदमी की तनख्वाह कितनी है? 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये तनख्वाह वाले आदमी से के इलेक्ट्रिक बिल की मद में ले लेती है 80,000 रुपये। 30,000 का तो वैसे ही मखरूज हो जाता है वो कहते हैं जी आपने हमारा ये टैरिफ इस्तेमाल किया, वो पीक आवर इस्तेमाल किया, ये किया, वो किया, हमने अब सारी इसके ऊपर से चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। अगर आप इस हुदूद से आगे बढ़े तो टोटल बिल इतना महंगा हो जाएगा। बात ये है कि यहाँ जो लोगों के साथ हो रहा है, देखिए, आटे का बोरा आज से 1.5 साल पहले 10 किलो का 300 रुपये का था। आज 10 किलो का बोरा कभी 1600, कभी 1900, कभी 1500। आप बताएं लोग जिंदा कैसे रहे? मैं तो आपसे कह ही नहीं रहा कि प्याज के साथ खाना खा लें, अचार के साथ खाना खा लें, आटा कैसे लेंगे? वो लोग जो 50 रुपए का बाइक में पेट्रोल डलवा लेते थे, 80 रुपए का डलवा लेते थे, आज 300 रुपए लीटर पेट्रोल। सही है जी, बड़ी महंगाई हो गई, सब कुछ हो गया। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, 1 साल पहले 60 रुपए किलो वाली चीनी आज 150 रुपए किलो मिल रही है। लोगों के क्या वसाइल भी 3 गुना बढ़े? लोगों की तनख्वाहें भी 3 गुना बढ़ गई हैं? नहीं। जो लोग बसों में सफर करते थे अपनी फैमिली के साथ, आज अगर वो 2 बसें चेंज करके एक मेहमान के घर जाते हैं तो 80 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर 5 लोग हैं तो 400 रुपए एक बस का, 400 रुपए दूसरी बस का, यानी 800 रुपए में एक रिश्तेदार के घर पहुंच रहे हैं और 800 में वापस आ रहे हैं। 1600 रुपए बसों में, जिन बसों में कुर्सियां, सीटें भी नहीं होती भाई। तो मैटर सिर्फ इतना सा है, आवाम के लिए हुकूमत को सोचना पड़ेगा, कोई ग्रांट देनी पड़ेगी। किसी भी खुदकुशी के वाकये में हुकूमती अरकान जाके उस घर में बैठ जाए। बिल्कुल, तुम्हारे शौहर ने क्यों खुदकुशी कर ली? इन बच्चों के बाप ने क्यों खुदकुशी कर ली? जब उनके घर के खाली बर्तन देखेंगे, उन बर्तनों में जमी हुई मिट्टी देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि बाप किस डिप्रेशन में गया है। हालांकि नौकरी भी करता था, 18 घंटे की जॉब कर रहा था,
लेकिन घर के बर्तन क्यों नहीं खाली होंगे? जिस दिन तनख्वाह मिलती है मालिक मकान किराया ले लेता है, के इलेक्ट्रिक बिल ले लेती है। अब पूरे महीने खाए कैसे, दफ्तर कैसे जाए, पैदल सफर करे, बस में तो कर ही नहीं सकता, पैसे ही नहीं है। तो मैटर सिर्फ छोटा सा है कि हुकूमत या हमारे वो वुज़रा मिनिस्टर जब तक पाकिस्तान की 80% आवाम जो मिडिल क्लास और गरीब है उनके लिविंग स्टैंडर्ड पर आकर एक दिन नहीं गुजारेंगे, उनका दर्द नहीं समझ सकते। जफर अब्बास साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक और महंगाई एक बहुत मेन रीजन है, नो डाउट। लेकिन एक और बड़ा मसला है, रईस रईस तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मसला है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग जाके 50,000 रुपए का एक स्टेक खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किसी के पास 3-3 4-4 दिन खाने को कुछ नहीं होता है। अब मेरा सवाल यह है आपसे कि मिन हैसल कौम एज ए सोसाइटी हमें किस तरह अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि अपने बराबर वाले का ख्याल करो। अगर आपको लगता है कि उसमें ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं, कोई ऐसा इंतहाई कदम उठा सकता है, तो उसकी मदद करो तशखीस में, माली तौर पे, दिमागी तौर पे, किसी भी तरीके से। मॉरली भी अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे जफर? जतोई साहब, वो वाला टाइम गुजर गया जो आप बात कर रहे हैं। यहाँ तबकाती तफरीक बहुत वाज़ेह है। यहाँ अगर मैं किसी से बोलूँगा ना PCHS सोसाइटी, तो अगले को पता है वहाँ कोई भूख से खुदकुशी नहीं करेगा। अगर मैं किसी से बोलूँगा डिफेंस क्लिफ्टन, तो अगला बोलेगा हाँ हमें पता है वहाँ कोई भूख से खुदकुशी नहीं करेगा। अगर मैं किसी से बोलूँगा भी गुलशन इकबाल, तो बोलेगा हाँ हमें पता है यहाँ कोई भूख से खुदकुशी नहीं करेगा। अगर मैं बोलूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद, तो बोलेगा हाँ यहाँ कोई भूख से खुदकुशी नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ खारादर, मीठादर, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, नई कराची, नॉर्थ कराची, मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, सरजानी, खुदा की बस्ती, तो लोग बोलेंगे हाँ यहाँ पूरे पूरे इलाके इस वक्त एक वक्त का खाना छोड़ चुके हैं। और बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां लोग 2 वक्त का खाना छोड़ चुके हैं। ये मिडिल क्लास लोगों का इलाका है जिन्होंने कभी जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, ना आगे फैलाएंगे। जब मेरे अपने घर में पूरा नहीं हो रहा तो मैं बराबर वाले का जान के क्या करूंगा? आप मिडिल क्लास फैमिलीज में चेक कर लें, लोगों ने अपने बच्चों की रोजा कुशाई खत्म कर दी, नहीं करते हैं। लोगों ने अपने बच्चों की अकीके की तकरीबात खत्म कर दी, लोगों ने अपने बच्चों की सालगिरहों की तकरीबात खत्म कर दी। शादी ब्याह इंतहाई सादगी से हो रहा है। क्यों? उनको पता है अगर हम अपने बच्चे की सालगिरह का किसी को कार्ड देंगे तो वो आए या ना आए बद्दुआएं जरूर देगा कि हमारे घर में खाने को नहीं है, इनको देखो कितनी मस्ती लगी हुई अपने बच्चे की सालगिरह कर रहे हैं। और कोई किस दिल से आएगा यार जिसके घर में एक वक्त का खाना ना हो, आपके बच्चे को आके लिफाफे में 1000-500 रुपए रख के देगा? कभी भी नहीं देगा भाई। कोई किसी का ख्याल नहीं रख सकता। हुकूमत को ग्रांट देनी है भाई। जफर आप जफर का इस 3 साल में खात्मा हो गया। जफर आप कराची की बात कर रहे हैं, कोई नहीं है। आप कराची की बात कर रहे हैं, थर पार्कर में देखिए। पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ भाई, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आटा, तेल, घी, शक्कर, बिजली, आप यकीन करें ये मेरे पास एप्लीकेशन रखी हुई है, अभी भी मैंने आपके सामने लिफाफा खोला, ये पढ़ ले। बट जफर हमारा दीन हमें मना करता है खुदकुशी से, सख्ती से मना करता है खुदकुशी से, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि इस कदम के उठाने से क्या हमारे बच्चों के पेट भर जाएंगे, मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, हमारे मसाइल घरेलू नाचाकी खत्म हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। बात को समझे, मैं 50 केसेस में गया हूँ अब तक। 50 केसेस में जब खुदकुशी होती है कोई पहुंचे ना पहुंचे, मैं वहां हर केस ऐसा है कि वहां अपने आप को रखो तो कोई रास्ता ही नहीं है। भाई मालिक मकान ने सुबह आके बाप को मारा बहू के सामने, वो प्रेशर बेटे के ऊपर। स्कूल से टीचर ने बच्चों को निकाल दिया, 3 महीने से फीस नहीं दी, वो प्रेशर। के इलेक्ट्रिक ने लाइट काट दिया 3 महीने से, वो प्रेशर। बच्चों की वैन के पैसे नहीं दिए, वो आके शोर कर रहा है, वो प्रेशर। मोहल्ले की तमाम दुकानों ने राशन बंद कर दिया कि भाई तेरा उधार बहुत ज्यादा हो गया। भाई 40,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी हर महीने 40,000 का मजीद मकरूज हो रहा है। आप मुझे 40,000 में महीना गुजार के दिखा दो, बात ही खत्म हो गई। अब जिस शख्स पे इतना डिप्रेशन होगा, माँ चीखे बेटा तुझे हमने पाल के बड़ा किया, अपने बाप को दवाई नहीं ला के दे रहा, वो कहाँ से दवाई दे भाई? 1200 रुपए वाली दवाई जो 1.5 साल पहले थी, इस वक्त हो चुकी है 8,000 रुपए की। कोई पूछने वाला है? जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन जफर? हुकूमत, हुकूमत, हुकूमत भाई। अवाम तो बिचारी है। सियासतदान, सियासतदान, सियासतदान तो किसने दे दी? ये मांगने वाले लोग थोड़ी नहीं है, तो इज्जतदार लोग हैं। और ढंग से बोलो कि ये लो 40,000 रुपए महीना गुजार दो, हम तुम्हें निशाने हैदर दे देंगे भाई। वो बोले 40,000 का तो मेरी गाड़ी में एक दिन का पेट्रोल डीजल चलता है, तो इसमें तुम पूरी आवाम को कैसे बोल रहे हो महीना गुजार लो? बल्कि हुकूमती रेट तो इससे भी कम है, शायद 16,000 या 20,000 रुपए महीना गुजारने के। भाई सीधी सीधी बात करें, क्या एक मिडिल क्लास गरीब आदमी के घर का राशन 25,000 रुपए से कम में आता है? क्या किसी गरीब से गरीब आदमी का बिल 25,000 से, क्या गैस घर में आए ना आए बिल 5? वे फॉरवर्ड, आखिर में वे फॉरवर्ड बता दें, कोई उम्मीद की किरण दे दें, कुछ ऑप्टिमिज्म की बात भी कर दें जफर भाई। जी जी बिल्कुल, उम्मीद की किरण है, उम्मीद की किरण है कि सब दुआ करें, बस अल्लाह से दुआ करें
अल्लाह ही कोई मौजज़ा कर सकता है। बाकी मेरा दिमाग छोटा है, मेरी अकल छोटी है, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। खुदा की ज़ात पे भरोसा करें, या हम सुन रहे हैं हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो कुछ ऐसा इक़दाम करने जा रहे हैं जिससे तमाम चीज़ों के रेट कम हो जाएंगे। अल्लाह करे वो हो जाए। आपको लगता है चोरी और काम चोरी और स्मगलिंग मुल्क में खत्म होगी, जो आर्मी चीफ साहब ने कहा है? अगर जिस तरह की आवाजें आ रही हैं, अगर ये हो गया तो यकीन जाने ये 170 रुपए वाली चीनी 40-40 रुपए में बिकेगी भाई। ये 300 रुपए की गंदम जो है ये आ जाएगी वापस 60-65 रुपए में भाई। बात सिर्फ सीधी सीधी है कि एक्शन होना चाहिए भाई। जुल्म हो रहा है ना लोगों पे, इन लोगों का कोई पुरसाने हाल है कि नहीं है? किसके पास जाएं ये लोग? यार हमारे ऑफिस पे आके दरवाजे पे लाते मार रहे हैं, कह रहे हैं यार आप ही लोग तो हल करोगे। हमारे पास वसाइल का, जिस पाकिस्तानी डोनर को फोन कर रहे हैं बोल रहे हैं भाई पैसे ही नहीं है। हालात देखें लोगों के भाई, लोग किधर जाएंगे? हमारे जितने डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, आप यकीन जाने ये जो डॉलर डबल रेट पे पहुंचा है तो हर डायलिसिस सेंटर का खर्चा क्योंकि इंपोर्टेड किट डबल हो गया। अब एक एक सेंटर का 1.5 करोड़ रुपए खर्चा है, 12-15 सेंटर, महीने के 16 करोड़ तो ये चाहिए फिक्स। जो मशीनों में लेट रहे हैं हर एक दिन बाद मरीज, उनको भी तो जिंदा रखना है। तो भाई हम भी डिप्रेशन में, हम भी परेशान हैं। किसके आगे हाथ फैलाएं, किसके पास जाके रोएं? आप रास्ता बताएं, आप साफी हैं, आप मीडिया के लोग हैं, कोई तो रास्ता होगा भाई। तो मेरी नजर में तो इस वक्त दुआ करें, परवरदिगार आलम मौजज़ा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जफर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, जेडीसी के चेयरमैन, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कौम के लिए। अल्लाह ताला में हमें यकीनन उम्मीद रखनी चाहिए और दुआ की ताकत में भी पूरा ईमान होना चाहिए, और यकीनन हम अगर अच्छे मुसलमान होंगे तो हमें वाज़ेह मालूम होगा कि खुदकुशी करना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला किसी को भी इस इंतहाई कदम तक ना पहुँचाए और पूरी कौम की मदद करे। तो अल्लाह को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।